जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का एक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश विद्युत धारा एक है, कैसा राशि है? तो एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है? तो हम तो जानते हैं कि विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहता है। इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है। तो दिशा तो इसमें है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन आप बताइए क्या एक कोई भी तार से, मान के चलिए यही आपके पास वायर है, ठीक है, इस वायर से जब करंट जाता है, इसको मान के चलिए इस प्लस से इस माइनस की ओर, इस ओर जा रहा है धारा, तो क्या इसको मोड़ देने से क्या धारा की दिशा बदल जाएगी? इस ओर से इस ओर जाने लगेगा? नहीं, धारा की दिशा अब भी वही रहेगा। अगर इधर से इधर जा रहा है तो तार को जितना चाहे आप मोड़ लीजिए, धारा इधर से इधर ही जाएगा, मतलब उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो भी धारा होता है उसको हम लोग बीजगणितीय नियम का प्रयोग करके डायरेक्ट जोड़ या घटाव कर देते हैं, सदिश बीजगणित का नहीं प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा राशि हो गया? अदिश राशि हो गया। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, या मूल भौतिक राशि में से एक राशि है। जो 7 मूल भौतिक राशि उसमें से एक धारा क्या क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक आपका होता है बायोट। ठीक है, बायोट होता है, या ए भी एम्पियर बोल देते हैं लोग, हम लोग एब एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, बायोट या एब एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 बायोट। बी आई द्वारा इसको सूचित करते हैं। ठीक है, ए फॉर एम्पियर आप लोग याद रखिएगा। तो विद्युत धारा कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। मूल भौतिक राशि में से एक मूल भौतिक राशि यह है। ठीक है, बीमा क्या होता है? ए या आई होता है। ठीक है, बीमा भी लिख लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगा इसका? ए या आई। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका? एक बायोट होता है, या ए भी होता है। ए भी एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर हमारा कितना होता है? 1/10 बायोट या ए बी एम्पियर। ठीक है, ए बी एम्पियर करने का मतलब एब एम्पियर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1 एम्पियर है 10 कूलाम प्रति सेकेंड, 10 के पावर 5 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो देखिए धारा क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है? प्रवाहित आवेश का मात्रा है, और टी क्या है? समय है। जब आवेश क्या हो? हर समय एक समान रूप से प्रवाहित हो। जब समान रूप से प्रवाहित नहीं होता है तो धारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी से हम लोग निकालते हैं, परिवर्तन का दर निकालते हैं जब क्या हो? आवेश असमान प्रवाहित होता है। और जब आवेश समान प्रवाहित होता है किसी चालक तार से, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। और जब असमान प्रवाहित आवेश कैसा प्रवाहित होता है? असमान, मतलब कभी कम गया, कभी ज़्यादा गया, कम ज़्यादा ऐसे करके प्रवाहित होगा। तो इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? धारा में परिवर्तन की दर समय के साथ यहाँ पे क्यू बाई डी टी से निकालते हैं। क्यू का क्या होता है? मात्रक। तो इस फॉर्मूला को लेते हैं क्यू बाई टी। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और समय का होता है सेकंड। तो इसको ऊपर लाएंगे तो कूलाम सेकंड। तो एम्पियर एक एक एम्पियर धारा क्या ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट एक विद्युत अपघटनीय द्रव है में धारा वाहक है या है? केवल Na+, Cl-, Na+ और Cl दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि विद्युत अपघटनी में जो भी द्रव होता है वहां पे धारा का प्रभाव धन आयन और ऋण आयन दोनों के रूप में होता है। ठीक है, कुछ समझ लेते हैं। देखिए धारा क्या होता है? धारा कैसे बनता है? तो धारा अवयव से बनता है। ठीक है, जो धारा अवयव होता है उसके कारण ही धारा का प्रवाह होता है। वैसे कौन होता है? जो धारा को निर्माण करने में जिम्मेदार होते हैं। जैसे ठोस में धारा, अगर ठोस चालक है कोई, तो ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धारा को धारावाहक होता है। ठीक है, और कोई वायु है या गैस है, वायु या गैस है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन होता है। और जो द्रव है, जो विद्युत अपघटनी द्रव है, तो उसमें जो होता है धारावाहक आयन होता है। आयन में 2 तरीके से होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और ठोस जो भी हमारे पास ठोस चालक जो भी है, जैसे तांबा, सोना, लोहा, ये सब में जो भी धारावाहक होगा वो
कौन सा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वायु या गैस में जो धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन या आयन होता है, और द्रव में क्या होता है, आयन होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसमें होता क्या है, एक विद्युत अपघटनी द्रव होता है, और यहाँ पे जो सिरा दो हम लोग धातु का छड़ लेते हैं, ठीक है, और दोनों को बैटरी से समायोजित करते हैं। जिसको हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिसको निगेटिव से जोड़ते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। इसमें जो भी विद्युत अपघटनी द्रव होता है वो दो भागों में टूटने लगता है। मान के चले अगर NaCl है तो किस में टूटेगा, Cl- और Na प्लस में टूटने लगेगी। Na+ जो होता है आपका कैथोड की ओर जाके जमा होने लगता है, और Cl- जो एनोड की तरफ आने लगता है। तो इस तरह से एक धारा बहने लगता है जिसको हम लोग और ये विद्युत अपघटनी द्रव के कारण होता है, ठीक है। तो बोल रहा है NaCl इलेक्ट्रोलाइट में धारावाहक कौन कौन सा हो सकता है, तो Na+, Cl-, Na+ और Cl- दोनों। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दोनों के कारण धारा, मतलब दोनों के कारण धारा प्रवाहित होता है उस द्रव में, तो इसलिए दोनों घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन 0.8 सेकंड में एक तार के माध्यम से गति कर रहे हैं, तो प्रवाहित होने वाला धारा को ज्ञात करें। अगर मान के चलिए Q आवेश T सेकंड में प्रवाहित हो रहा है किसी चालक तार से, तो धारा कितना होता है, Q/T, ठीक है। और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne। Ne क्या है, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, ठीक है। तो I बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ne/T। N का मान हमको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 2 × 10⁶। तो 2 × 10⁶, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश हमको पता है, 1.6 गुने कितना होता है, 10⁻⁻19। और समय कितना के लिए प्रवाहित हो रहा है, 0.8 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है। कितना के लिए प्रवाहित हो रहा है, 0.8 सेकंड के लिए हमारा समय प्रवाहित हो रहा है। तो अब इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, और यहाँ से 10⁻6 प्लस में है और 10⁻−19 माइनस में है, तो ये हो जाएगा 10⁻−13। धारा है तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो 4 × 10⁻−13 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए धारा का सभी फॉर्मूला हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देखिए जब आवेश क्या हो जाए, किसी चालक तार से समान प्रवाहित हो T समय के लिए, तो धारा क्या होता है, I/T। जब आवेश मान के चलिए dq आवेश किसी चालक तार से dt समय के लिए प्रवाहित होता है, तो एवरेज धारा होता है dq/dt होता है, ठीक है। अगर यही तात्क्षणिक निकालना होगा किसी क्षण विशेष पे, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिमिट लगा देंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस धारा निकालना होगा तो इसमें क्या कीजिए, लिमिट लगा दीजिए। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा dq/dt। इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं dq/dt। ये हो गया I इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी क्षण विशेष पर आपका धारा का फॉर्मूला, ठीक है। ये जब आवेश स्थिर रहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए, जब आवेश परिवर्तित रहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास आवेश का मान दे दिया है, Q दे दिया है 3T² + 6, ठीक है। पूछ रहा है 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा ज्ञात करें, ठीक है। तो 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, तो देखिए ये आवेश क्या है, समय के साथ परिवर्तित है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dq/dt वाला फॉर्मूला लगाएंगे। dq/dt मतलब एक बार आपको अवकलन कर देना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6t प्लस 6 क्या है, अचर है, अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें कितना सेकंड पे लगाना है, समय t बराबर हमको 2 दे दिया है, तो t बराबर जैसे ही 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 एम्पियर का धारा हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब आपका आवेश परिवर्तित हो तो dq/dt करके हम लोग धारा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, सोना, जस्ता, तांबा। इनमें से हमको बताना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो हम जानते हैं कि सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ठीक है। चांदी का प्रयोग करेंगे तो जो प्रतिरोध होता है इसका बहुत कम होता है, तो हमारे घरों में अच्छा तरह से वायर का कनेक्शन होगा और
अच्छा तरीके से हम लोग का बिजली का लाभ उठा पाएंगे, कम बिजली उत्सर्जित होगा, उष्मा के रूप में कम खपत होगा, ठीक है। तो मीटर हम लोग का बचेगा, लेकिन चांदी क्या है, महंगा है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर घरों में किसका प्रयोग करते हैं, तांबे के तार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक है। इसमें आपको सोचिए कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो सकता है, धारा का, आवेश का, शक्ति का, ऊर्जा का। एम्पियर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये धारा का मात्रक होगा, ये गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, एम्पियर गुना घंटा का प्रयोग किया गया है। Q/T फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। I क्या है, एम्पियर है, आवेश के लिए क्या होता है, कूलाम होता है, T के लिए क्या होता है, सेकेंड होता है, समय के लिए सेकेंड होता है, S लिख देते हैं, ठीक है। तो एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलाम, मतलब आवेश के लिए हम लोग का एम्पियर गुना समय है। एम्पियर गुना समय किसका मात्रक हो जा रहा है, आवेश का, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश, ठीक है। ये नहीं देख लेना है कि एम्पियर है तो इसका मतलब ये विद्युत धारा का ही मात्रक होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Q/T करेंगे, I/T करेंगे तो ये किसका भी मात्रक हो जाएगा, आवेश का, और ये एम्पियर हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। एम्पियर गुना समय बराबर आवेश, तो एम्पियर घंटा क्या है, समय है, तो एम्पियर गुना घंटा मतलब आवेश, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक के माध्यम से 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 सेकंड में एक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको बताना है। फिर वही वाला फॉर्मूला लगेंगे, आई बराबर क्या होता है, NE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया है, बटा T। और यहाँ पे इस फॉर्मूला का निकाल प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या दे दिया है, धारा दे दिया है, तो आई का मान हमको मिल गया, ठीक है। प्रवाहित 10 सेकंड में, तो टी का मान मिल गया, अनुप्रस्थ काट का इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है कि कितना आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19, ठीक है। कलर चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आई का मान हमको कितना दे दिया है, 6.4 एम्पियर, ठीक है। और एन हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश हमको पता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19, और समय हमको दे दिया है कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6.4 गुने 10 और होल डिवाइड बाई 1.6 गुने 10⁻⁻19, इतना होगा। अब इसको काट छाट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1.6 से कितना बार में गया, 4 बार में गया, और 10 के पावर 10 है, और 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19, और एक और 10 मिला के 10 के पावर 20 हो जाएगा, तो 4 गुने 10 के पावर 20, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो 4 गुना 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गुजर रहा है 10 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक चालक के माध्यम से 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 10 सेकंड में एक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना था। तो कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा 10 सेकंड में, 4 गुने 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, ठीक है, 10 सेकंड में। आगे का क्वेश्चन है विद्युत धारा एक डैश है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी की मदद से धातु के तार के माध्यम से विद्युत धारा क्या कर रहा है, प्रवाह के दौरान धातु तार डैश बना रहेगा, धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोगों को लगेगा कि जब हम एक धातु की तार को बैटरी से जोड़ते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, मान के चलिए ये हमारे पास एक धातु का तार है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, किससे, बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस दिशा में जाता है, इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के अपोजिट दिशा में जाता है, और धारा हमारा इस तरह से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये धातु का तार क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बहुत से लोगों को लगेगा अरे इलेक्ट्रॉन तो ऋण टर्मिनल से निकल के किस में आ रहा है, धातु के तार में प्रवेश कर रहा है, तो इसका मतलब धातु के तार में इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया, और इलेक्ट्रॉन का अधिकता होने से क्या होता है, कोई भी चालक नेगेटिव हो जाएगा, उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो ऋण आवेशित सही लग रहा है ना, धन आवेशित तो हो नहीं सकता है, क्योंकि धन तो निकल के आता नहीं है। ये तो हम लोग पारंपरिक मान लेते हैं कि धारा प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है। ये वास्तव में सही नहीं है। पहले हम लोग जो रिसर्च हुआ था
तो पहले शुरू से ही हम लोगों ने मान लिया था कि प्लस से माइनस की ओर धारा नहीं जाता, लेकिन हमको बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर धारा जाएगा, लेकिन हम लोग उल्टा इसको मान लिए थे। लेकिन जो उस दौरान रिसर्च हुआ था, अगर इसको उल्टा करेंगे तो बहुत सारा रिसर्च को फिर से सुधार करने की आवश्यकता होगा, बहुत सारा रिसर्च पेपर पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए धारा तो एक अदिश राशि है, तो इसके दिशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही गलत ही रहने दिए, इसको सुधार नहीं किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ऐसा होने पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, धातु तार में तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, घुस रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रहा है तो निश्चित रूप से ये क्या होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन ए सही है, धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि धारा में आवेश, सॉरी, धारा आ रहा है चालक तार में, तो धनावेशित होना चाहिए। तो मान के चलिए ई गलत हो गया, इन गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ऋणावेशित। लेकिन ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, मान के चलिए कोई भी चालक तार है, अगर एक सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करता है, मान के चलिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर एक सिरे से प्रवेश किया तो दूसरे सिरे से 100 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। एक सिरे से अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरे सिरे से 100 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ना अधिकता हुआ ना कमी हुआ, तो चालक तार जो उदासीन पहले था तो बाद में भी कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। ये नहीं सोच लेना है कि ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में घुस रहा है, चालक तार में घुस रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया तो इसलिए ऋणावेशित होगा। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एक सिरे से जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है दूसरे सिरे से इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो चालक तार से जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें कोई आवेशित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में आवेशित कण डैश में मौजूद होते हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, एक और दो, ना तो एक ना तो एक और ना ही दो सही है। तो कौन सा सही है ऑप्शन हो जाएगा इसका, आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल में ही आयन मौजूद रहता है। आयन मौजूद होने का कारण है कि जो सूरज से पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पे आता है तो इसकी ओर जो वायुमंडल है, जो इसमें आयन मंडल है, आयन मंडल के कण जो होता है धन और ऋण में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है, तो आयन मंडल में आवेशित कण मौजूद रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयन मंडल। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब विद्युत क्षेत्र को एक धातु के तार के अनुरूप लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। देखिए प्रोटॉन तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर मान के चलिए किसी धातु छड़ है, मान के चलिए आपका धातु छड़ है, इसका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो भी गति होता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो जो भी विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा उसके अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। जब विद्युत क्षेत्र को एक धातु तार के अनुरूप लागू किया जाता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये धातु तार है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में धातु तार में प्रवेश करेगा, और जितना प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत अपघट्य विलयन में धारा किसके द्वारा निर्मित होता है, तो धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश। जो भी विद्युत अपघट्य द्रव होता है जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित कराते हैं तो किसमें टूटने लगता है, आयनों में टूटने लगता है। जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे धन, ये दोनों क्या हो जाता है, हमारा आयन बोलते हैं, इनको आयन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों के कारण ही धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों के कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। विद्युत अपघट्य विलयन में धारा किसके द्वारा निर्मित होता है, तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ठोस चालक में विद्युत धारा का निर्माण कौन करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों धन आयन। तो ना ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निर्माण करता है। वो भी कैसा इलेक्ट्रॉन करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का निर्माण करता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तार के माध्यम से आई अनुप्रस्थ काट ए और लंबाई एल से बहती है, जब विभवांतर भी इसके सिरों पर लगाया जाता है, तार का प्रतिरोध आर क्या है? क्षेत्रफल के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल और लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध क्या होता है, जब भी किसी चालक तार को क्या करते हैं हम लोग, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो भी समानुपाती होता है, आई होता है, और भी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है, एक नियतांक आता है, आर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आर को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी चालक का गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, V बराबर आई आर। ठीक है, आर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो आर होता है आपका, उसका निर्भरता जो होता है, अगले पेज पे इसको समझते हैं। जो आर होता है इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, और जो चालक तार है उसका जो अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल है, जो मान के चलिए चालक तार है, और जो यहाँ पे क्षेत्रफल बनेगा जिसका मोटाई होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस चीज को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो ये चीज आपको दिख रहा है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके क्षेत्रफल के क्या होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपात होता है। मान के चलते क्षेत्रफल है तो इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात होगा। जब दोनों को मिला देंगे तो आर बाई ए होगा, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। देखिए जब भी भौतिकी में किसी भी कोना पे एक समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो वहां पे एक नियतांक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियतांक रू आता है, रू को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, किसी भी चालक का गुण होता है। तो रो इंटू एल बाई ए, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया आर का, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से। तो आर बराबर हमारा बन गया रो इंटू एल बाई ए। ए क्या है हमारा, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि लंबाई के समानुपाती होता है, तो देखिए प्रतिरोध लंबाई के क्या है, समानुपाती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अगर छड़ के आयतन को समान रखते हुए चालक छड़ को आधा किया जाए तो प्रतिरोध कितना बन जाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी मतलब उसके आयतन में बिना छेद किए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए अगर कोई आयतन को अपरिवर्तित रखते हुए आयतन में अगर छेड़खानी नहीं करे, मान के चलिए अभी एल लंबाई का है, अगर इसको खींच के हम 2L लंबाई का कर दे तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 2L लंबाई का स्क्वायर से बढ़ जाएगा। मतलब अपरिवर्तित रखकर किसी चालक तार के लंबाई को L गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध L स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगर छड़ को आधा किया जाए, मान के चलिए छड़ को क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध इसका स्क्वायर के गुना के बराबर हो जाएगा। मान के चलिए प्रतिरोध अभी आर है, तो छड़ के लंबाई को इतना करने पर प्रतिरोध क्या होगा, इसके लंबाई का स्क्वायर से गुना करा दीजिए। मतलब जो भी लंबाई में परिवर्तन कर रहा है उस परिवर्तन का स्क्वायर करके गुना करा दीजिए। तो 1/2 परिवर्तन हो रहा है तो 1/2 परिवर्तन करके स्क्वायर कीजिए और गुना करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा R/4। मतलब जो मूल प्रतिरोध होगा उसे 1/R/4 हो जाएगा। तो R/4 कहाँ पे, R2 का मान हो जाएगा R1 का चौथाई हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध को मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर चालक तार की लंबाई को 5 गुना कर देते हैं, कितना गुना कर देते हैं, 5 गुना बढ़ा देते हैं, चालक तार की लंबाई को 5 गुना बढ़ा देते हैं और मूल प्रतिरोध मान लेते हैं कि R है,
तो बाद में ये कितना गुना हो जाएगा, तो जितना लंबाई को बढ़ाएंगे बस उसका स्क्वायर करके जो मूल प्रतिरोध है बस उसमें गुना करा दीजिए, आपका 25 गुना क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मान के चलिए अगर किसी चालक तार की लंबाई को 1/5 भाग कर देते हैं, मतलब उसको घटा के लंबाई को 1/5 कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 इंटू आर, मतलब R/25, मतलब R/25 भाग कम हो जाएगा, उससे घट जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप इस चीज को याद रखिएगा कि चालक तार की लंबाई मतलब आयतन को अपरिवर्तित रखते हुए इसके लंबाई को जितना गुना बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। मतलब कहने का हुआ अगर एल स्क्वायर गुना अगर एल गुना करते हैं किसी चालक तार का लंबाई को तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, धारा घनत्व का ऐसा ही मतलब क्या होता है, धारा घनत्व को हम लोग जे द्वारा सूचित करते हैं। ये कैसा राशि, एक सदिश राशि है। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है कि इकाई समय में एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले धारा की संख्या को क्या बोलते हैं, आवेश की संख्या को ही हम लोग धारा घनत्व बोल देते हैं। तो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, इससे लंबवत जो धारा गुजरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले धारा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, धारा घनत्व बोल देते हैं। आई बाई क्या होता है, ये फॉर्मूला आई बाई ए होता है। तो इसका हम लोग का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, आई का ऐसा ही मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सुचालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई भी सुचालक होगा उसका विद्युत प्रतिरोध जो आर है किस पे निर्भर नहीं करता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। बहुत से लोगों को लगेगा आर बराबर यहाँ से क्या निकल रहा है, वी आई। इसका मतलब हुआ कि V और आई, V बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो आर घटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ए सही हो गया। तो ऑप्शन ए मारेंगे और फटाक से आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे अरे हमारा 1 नंबर तो आने वाला है, लेकिन 1 नंबर आपका आने वाला नहीं है, 1 नंबर आपका जाने वाला है। क्योंकि ये गलत है कि कभी भी भौतिकी में जो संबंध में राशि आता है उस चीज पे वो चीज निर्भर नहीं करता। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह चालक कोई भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, उसके गुण के कारण ही प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी चालक तार किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी के ज्यादा होता है। अगर भी आई पे निर्भर करता तो सबका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, समान हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टंगस्टन का कुछ और प्रतिरोध होता है, चांदी का प्रतिरोध कुछ और होता है। तो इसका मतलब हुआ कि भी आई पे ये निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे। तो भौतिक स्थितियां, सुचालक की प्रकृति, आयाम किस पे निर्भर करता है, तो भौतिक स्थितियों पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है और आपका किस पे निर्भर करता है, सुचालक की प्रकृति पे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सुचालक की प्रकृति पे, सॉरी इसमें बोल रहा है कि निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन है कि सुचालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है, भी और आई पे निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया था उस समय, मान के चलो अगर निर्भर करता है अगर लिखता तो भौतिक स्थिति पर निर्भर करता है सुचालक की प्रकृति पर, और सुचालक की आयाम करने का मतलब इसका लंबाई क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इस पे। तो ये तीनों अवस्था पे निर्भर करता है, लेकिन भी आई पे निर्भर नहीं करता। अगर यहाँ पे बोल दे कि निर्भर नहीं करता है तो निर्भर किस पे नहीं करता है, तो भी और आई पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये आंतरिक गुण है। जो प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कभी भी अगर बोलता है कि निर्भर करता है तो भी आई ऑप्शन में दिखे, धारा और विभवांतर आपको ऑप्शन में दिखे तो उसको टिक नहीं करना है। अगर आपको मन भी करे, क्योंकि इस फॉर्मूला से लग तो रहा है कि हाँ भी बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, आई घटने से प्रतिरोध बढ़ रहा है, आई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी पे निर्भर कर रहा है, आई पे भी निर्भर कर रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए। तो किस पे निर्भर नहीं करेगा, विभवांतर और धारा पे। क्वेश्चन नंबर 18, लंबाई एल और 4L के दो तारों में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का क्या है, समान है। यदि तार एक ही सामग्री के बने हो, जब एक ही सामग्री के बने हो तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, दोनों का समान होगा, प्रतिरोध भी समान होगा। ठीक है, तो सामग्री से बने हैं तो तारों के प्रतिरोध का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो एक एल लंबाई का प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, रो इंटू इसका लंबाई एल ले लेते हैं और डिवाइड बाई कितना, दोनों का थी क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को मान लेते हैं कि ए है। ठीक है,
तो R1 बराबर इतना ले लिए। अब R2 दूसरे सामग्री के लिए, मतलब दूसरा जो लंबाई है उसके लिए निकालते हैं। रो तो दोनों का समान रहेगा क्योंकि एक ही सामग्री का बना हुआ है, और इस बार लंबाई कितना है 4L है, ठीक है। इसको 4L लेते हैं, और क्षेत्रफल कितना है इसका, वही समान है, चौड़ाई का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का समान है, तो ए ही रहेगा। और पूछ रहा है कि यदि तार एक ही सामग्री के बने हो तो तारों के प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का क्या करना, हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालिए, तो रो से रो क्या होगा, यहाँ से कलर चेंज किया जा रहा है, रो से रो कट जाएगा, एल से एल कटेगा, ए से ए कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 R1 अनुपात R2 बराबर 1:4। तो 1:4 इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ठीक है। एल और 4L के लंबाई के प्रतिरोधों का अनुपात लेंगे तो 1 कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग डैश है, प्रकाश की गति से बड़ा, प्रकाश की गति के लगभग बराबर, प्रकाश की गति के बराबर, प्रकाश की गति के तुलना में बहुत कम। प्रवाह वेग वही अनुगमन वेग के बारे में पूछ रहा है। तो जो अनुगमन वेग होता है बहुत ही छोटा होता है, लगभग मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो क्या होता है, प्रकाश की गति से बहुत ही छोटा होता है, प्रकाश की गति के तुलना में बहुत ही छोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। एक विद्युत क्षेत्र के कारण सामग्री में आवेशित कण द्वारा प्राप्त औसत वेग को क्या कहते हैं। अगर मान के चलिए एक छड़ है धातु का, ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र हम उत्पन्न करेंगे, तो जो इसमें आवेशित कण होता है, धारावाहक होता है, ये विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक दिशा में एक वेग से गति करने लगता है, एक चाल से गति करने लगता है, एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपवाह वेग बोलते हैं, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, VD, ठीक है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग उसको बोलते हैं VD। तो इसका सही क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आने वाले पार्ट में हम लोग प्रतिरोध से संबंधित, समतुल्य प्रतिरोध, और जो तापन अवयव है, जो विद्युत शक्ति होगा, कार्य होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगा, उस सब पे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।